हेलो। आज मेरे पास अपने समाज की बहनों के लिए, नौजवान लड़कियों के लिए 2 तरह की फ़हरिस्त है। ये दोनों फ़हरिस्त आपके होने वाले पति या शौहर के हवाले से है। आप किस तरह की प्रक्रिया से गुज़र के पति पति चुनेंगी, ये इस बारे में है। तो सबसे पहली फ़हरिस्त वो है जिसमें एक परंपरागत भारतीय शादी होती है, जिसमें घर के बड़े-बूढ़े आपके लिए इधर-उधर कह सुन के रिश्ता ढूँढते हैं। कोई फूफा जी, कोई मामा जी या कोई पंडित जी या काज़ी जी, उनसे कहा जाता है कि हमारे घर में जवान बच्ची है, आप उसके लिए कोई मुनासिब रिश्ता बताएँ जो हमारे ज़ात का हो, हमारे धर्म का हो और हमारे यहाँ से मिलता-जुलता खान-पान वाला हो। तो ऐसे में आपके लिए एक टास्क की तरह सब लोग जुट जाते हैं और आपके लिए रिश्ता ढूँढा जाता है। और फिर उस प्रक्रिया से आप जब गुज़रती हैं तो वो जो प्रक्रिया है, मैं उसके बारे में आपसे आज बात करना चाहती हूँ। यानी कि जैसे ही कोई रिश्ता सजेस्ट किया जाएगा तो सबसे पहले क्या होगा कि वो लोग लड़के वाले आपको देखने आएँगे और लड़के वाले जब आपको देखने आएँगे तो फिर वो आपको एक वस्तु की तरह, एक फर्नीचर या मेज़ की तरह हर एंगल से देखेंगे। यानी आप चलती कैसी हैं, आपकी ज़बान कैसी है, आवाज़ कैसी है, क्या गाना गाना आता है और थोड़ी कोई कहेगा थोड़ी लंबी ज़्यादा है या कोई कहेगा थोड़ी सांवली है। इस तरह से आपको नापा-जोखा परखा जाता है और आप इस प्रक्रिया से पता नहीं कितनी बार गुज़रेंगी। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पहली ही बार में आप इस प्रक्रिया से गुज़र के कोई रिज़ल्ट निकल आए। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि आपके अंदर हुनर क्या-क्या हैं? यानी कि आपको किस-किस तरह के घर के काम आते हैं? घर वालों के बारे में, घर के बड़ों की सेवा के बारे में आपके क्या विचार हैं? और अगर आप बाहर काम करने निकलेंगी, तो उस समय आप घर की देखभाल कैसे करेंगी? उसमें आपको एक आश्वासन देना होगा। तो आपके सारे हुनर वो गिनवाने होंगे आपको और एक बायोडाटा में वो लिख कर के देने होंगे। इसी के साथ-साथ आपकी शिक्षा और आपकी जो भी टेक्निकल ट्रेनिंग है, उससे आप किस तरह की नौकरी या किस तरह का व्यावसायिक इनकम पैदा कर सकती हैं, इसके बारे में भी आपसे पूछा जाएगा। यानी कि घरदारी तो आपको बेहद अच्छी आनी ही चाहिए, लेकिन आपकी शिक्षा और आपकी जो ट्रेनिंग है, उससे क्या फ़ायदा, आर्थिक फ़ायदा घरवालों को होगा, वो भी आपको बताना पड़ता है। इसके अलावा आपके पिता और आपके घर के दूसरे मर्द या ख़ासकर आपके भाई कितने भी स्वाभिमानी हों, कितने भी वो नाक पे मक्खी ना बैठने देते हों, लेकिन जब इस तरह की शादी होगी तो उनकी पगड़ी जो है उनको ज़रा उतारनी भी पड़ सकती है। अपनी सी छोटी उम्र के होने वाले दामाद के पाँव भी छूने पड़ सकते हैं और घर के हर मौके पर जब भी दामाद साहब तशरीफ़ लाएँगे तो उनको एक ख़ास तरह से इज़्ज़त देनी होती है, जैसे कि वही चीफ़ गेस्ट हों। शादी की जो प्रक्रिया है उसमें आपके घर वालों को ये बताना पड़ेगा कि आप शादी में कितनी लागत लगा सकते हैं। यानी कि आपके पास कितना खर्चा पानी है शादी में लगाने के लिए। हम देखते हैं हमारे देश में अक्सर बहुत से लोग सिर्फ़ इसलिए रिश्वत लेते हैं कि उनके घर में बेटी है। 1 बेटी है या 2 है या 3 है या 4 हैं, जो भी हैं। वो कभी भी अपने देश के साथ, अपने समाज के साथ इंटीग्रिटी के साथ में, ईमानदारी के साथ में नौकरी नहीं कर पाते हैं और उनको लगातार फ़िक्र रहती है कि किसी तरह बेटी का दहेज और बेटी की शादी का खर्चा जमा हो और इसकी वजह से वो पिसते रहते हैं, अपनी आत्मा को मार के, अपने ज़मीर को मार के और अपने चरित्र को मार करके वो रिश्वत लेते हैं। वो इसी दिन के लिए रिश्वत लेने पर मजबूर होते हैं। अगर उन माँ-बाप को ये आश्वासन हो कि बेटियाँ हैं तो क्या हुआ, बिना दहेज के बेटियों के गुणों के आधार पे, उनकी शिक्षा-दीक्षा के आधार पे ही उनको रिश्ता मिलेगा, तो उन्हें अपने चरित्र की हत्या ना करनी पड़े, उन्हें बेवजह व्यभिचार ना करना पड़े, आर्थिक व्यभिचार ना करना पड़े, देशद्रोह और समाजद्रोह से वो बच सकते हैं। तो एक तो ये है कि अ, अगर बेटी के बाप हैं तो वो इसी दिन के लिए, जिस दिन की मैं बात कर रही हूँ, इसी दिन के लिए अ, अपने किरदार से समझौता करते रहते हैं। जो खर्चे हैं वो उसकी एक लंबी फ़हरिस्त है, यानी कि बारातियों का स्वागत किस तरह से किया जाएगा, रिटर्न गिफ्ट क्या दिया जाएगा, हर बाराती को वापसी में लिफ़ाफ़ा दिया जाएगा या कोई तोहफ़ा दिया जाएगा, खानों में किस तरह के पकवानों की रेलम-पेल होगी, जो स्वागत है उसमें स्वागत में किस-किस तरह से
कितनी नाटकीयता से, कितने आडंबर के साथ में उनका स्वागत होगा, उन पर किस तरह की पुष्प वर्षा होगी, किस तरह उन्हें बहुत स्पेशल फ़ील कराने के लिए आजकल तो बड़ी टेक्नोलॉजी का भी सहारा लिया जाता है कि उनको ये लगे कि वो बिल्कुल किसी दिव्य शादी में आए हैं, या उनके अंदर कोई दिव्यता आ गई है कि उनका इस तरह स्वागत हो रहा है जैसे देवताओं का होता है। तो ये है। और आपको ये पहले से बताना होता है कि बारात घर किस तरह का होगा, किस स्तर का होगा, 5 स्टार होगा या नहीं होगा, वहाँ पर किस किस तरह की सुविधाएं होंगी, और जो पर हेड किस लेवल की आप शादी करेंगे, पर हेड किस तरह का ख़र्चा आप उठा सकते हैं, तो ये सब भी बताना होता है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताना होता है कि गाड़ी कौन सी होगी, और सामान किस तरह का होगा, दहेज में क्या क्या दिया जा रहा है। तो ये सब उनके वो जो भी अपना स्तर बताएं, अपनी शान बताएं, तो उसी मॉडल की चीज़ें, उसी लेवल की चीज़ें आपको मुहैया करानी पड़ती हैं। इसी बीच आपको इस पूरी प्रक्रिया में उससे भी गुजरना होता है कि आपके ख़ानदान में जो पहले के दामाद हैं, यानी कि जो ज़रा सीनियर दामाद हैं, जैसे फूफा जी हैं, तो उनकी नाराज़गी को भी आपको अब देखना होता है। भले ही आप 5 साल से उनको नाराज़ किए बैठे हों और आपने परवाह ना की हो, लेकिन अब आप शादी करने खड़े हुए हैं जब परंपरागत, तो बुआ और फूफा को जब लाना है परंपराएं निभाने के लिए, या इसी तरह के दूसरे रिश्तों को लाना है परंपराएं निभाने के लिए, चाहे वो मामा हो चाहे कुछ और हो, उनको भी आपको मनाना पड़ता है। और उसके बाद जब शादी एक बार हो गई, तो हो जाने के बाद में हर मौके पर, चाहे कोई त्योहार हो, तीज हो, चाहे आपके यहाँ बच्चे की पैदाइश हो, उसकी छठी हो, उसका स्नान हो, उसका जनेऊ हो, उसका हकीका हो, उसका किसी और तरह का संस्कार हो, उन सब में आपको देते रहना होता है, और उसकी शादी तक आपको देते रहना होता है आपके मायके वालों को। तो ये एक तरफ़ा देन का कार्यक्रम है, वन वे ट्रैफिक है, जिससे आप इस व्यवस्था में गुज़रते हैं। और अगर अल्लाह अल्लाह करके सब कुछ खैरियत से निबट भी जाए, तो शादी के बाद आपको कभी भी ये सुनने को मिल सकता है कि मुझे तो तुम पसंद ही नहीं थी, वो तो मैंने माँ बाप की मर्ज़ी के आगे हाँ कर दी, वो तो मैं अपनी माँ के आगे बोल नहीं सका, या ये तो रिश्तेदारों के दबाव में करना पड़ा। यानी कि वो एक छूट मांग रहा होता है आप आपके आपके के साथ वफ़ादारी के लिए, या उसका मन बहक रहा है, तो वो एक छूट मांगता है कि मैं तो फंस गया, मुझे तो फंसाया गया, मेरा तो दिल कहीं और था। ये ताना आपको कभी भी दिया जा सकता है। तो ये जो दान भात और त्योहारी, ये तो ठीक है मायके वाले, लेकिन ससुराल में भी आपको ये लगातार ये सिलसिले से गुजरना होता है। और अक्सर क्या होता है कि जो शादीशुदा जोड़े हैं, उनके घरों में ये देखा गया है कि जब नई बहू आती है, तो उसके आत्मसम्मान की रक्षा की जिम्मेदारी पति अपने सर नहीं लेता है। यानी कि अगर सास और नंद के बीच और बहू के बीच कोई अनबन हो रही है, तो वो छोड़ देता है ये कह के, भाई तुम ही लोग लाए हो, तुम ही लोग निपटो। जबकि ये उसकी ज़िम्मेदारी है कि परिवार के अंदर अगर कोई इस तरह की बात हो रही है, और उसकी पत्नी के साथ, उसकी अस्मिता के साथ किसी भी तरह का ज़ेर ज़बर हो रहा है, तो वो उसकी हिफाजत करे। वो भी नहीं होती है, क्योंकि ये ख़ानदान की ज़िम्मेदारी है, ये परंपराओं की ज़िम्मेदारी है, उसकी ज़िम्मेदारी नहीं है। तो ये तो एक सेट ऑफ पॉसिबिलिटीज़ हैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ। अब दूसरे सेट ऑफ पॉसिबिलिटीज़ पर चलते हैं, यानी कि जब आप प्रेम विवाह करेंगी, तो उसमें क्या-क्या होता है, उसमें किस तरह की मरहलों से गुज़रना होता है। तो सबसे पहले तो ये कि वो जो बार-बार लड़की दिखाने के नाम पर लोग आते हैं, अच्छे से अच्छा नाश्ता करते हैं, कई बार मुँह बिचका के चले जाते हैं, कई बार नुक्स निकाल के चले जाते हैं, कह के चले जाते हैं कि हमें तो फ़लाँ जगह इतने का ऑफ़र है, वो लोग तो ये दे रहे हैं, या वो लड़की तो इतनी काबिल है, इतनी पढ़ी लिखी है। ये जो एक बाज़ार में होने का जो एहसास है कि हम मार्केट में हैं, और हम मार्केट में होने के नाते हमसे जो बेहतर प्रोडक्ट्स हैं, हम उनके आगे कमतर हैं, तो आप इससे बच जाते हैं। आप एक मानवीय रिश्ते में जब भी घर वाले आते भी हैं, तो उन्हें पहले से पता होता है कि हमें ये रिश्ता करना है, ये तयशुदा मामला है। अब हम इस मामले को, इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए अब एक दूसरे से मिलेंगे, और
जो भी आपस में जो भी तारीख़ वगैरह तय करनी है हम वो करेंगे। तो ये आप इससे बच जाते हैं। फिर आपकी कोई कुंडली नहीं देखी जा रही, कोई शिजरा नहीं देखा जा रहा। आप उस पूरे प्रोसेस से बच जाते हैं कि इतने गुण नहीं मिल रहे हैं, या लड़की मांगलिक है, या इस्तिखारा नहीं मिल रहा है, या शिजरा जो है हमारा शिजरा बेहतर है और फलाँ का शिजरा कमतर है, ज़ात पात का मामला नहीं है, धर्म के सवाल नहीं है। यानी कि प्रेम विवाह जब आपने आपस में तय कर लिया तो आप इन सारे दकियानूसी जो जोड़ बिठाए जाते हैं आप उनसे मुक्त हो गए। कोई भी आकर के आपके रंग रूप को लेकर के एक लफ्ज़ नहीं बोल सकता, क्योंकि ऑलरेडी आप उनके बेटे की पसंद है, उनके भाई की पसंद है, और उसने इस सारी दुनिया में अपने लिए जो एक अकेला इंसान चुना है वो आप हैं। यानी आप लाखों करोड़ों में एक हैं, आप न्यारी हैं। तो आप सबसे न्यारी और प्यारी हैं, इस एहसास के साथ आपके साथ व्यवहार किया जाता है कि आप ही पसंद हैं। फिर खर्चों की बात आ जाए तो ये नहीं है कि आपकी शादी करने के चलते जो भी घर की आर्थिक सुरक्षा है उसका सौदा करना पड़ेगा। कोई खेत नहीं बेचा जा रहा, कोई कर्ज़ नहीं लिया जा रहा। बुज़ुर्ग बाप या रिटायर्ड बाप जो हैं वो घुले नहीं जा रहे इस फ़िक्र में कि शादी का खर्च कैसे निकलेगा। तो ये जो मुक्ति है पिता के हवाले से या भाइयों के हवाले से, ये कितनी शानदार बात है कि हम कभी भी अपने पिता पर बोझ ना बने। तो ये है। फिर आपकी पढ़ाई लिखाई और आपका जो भी ट्रेनिंग है वो सब के सब पहले से लड़के को पता है, उस पर भी आपको आंका नहीं जाएगा। आप खुद अपने आप को इसके लिए तैयार करती हैं कि नए घर में जाएंगे, पति के जो प्रेमी है अब वो पति होगा, तो उसका सर नीचा ना हो, उसके लिए आप खुद अपने आप को बेहतर से बेहतर तैयार करती हैं कि जब आप ससुराल जाएं तो कोई ये ना कह सके आपके पति से कि ये क्या तुमने देखा था। तो इसके लिए आप खुद अपने व्यवहार को भी बहुत खूबसूरत बनाती हैं, नए स्किल्स सीखती हैं, खुद को ज़्यादा कारामद बनाने की कोशिश करती हैं। तो ये भी है। और फिर हर मौके पर हर परंपरा को निभाने में आपके पिता और भाई जो हैं उनको ना पैर छूने पड़ रहे हैं, ना एक उस तरह का ऊंच और नीच का हायरार्की का रिश्ता बन रहा है। दोस्ताना माहौल होता है, दोस्ताना रिश्ते बनते हैं, और इस एहसास के साथ कि हमें एक दूसरे की इज़्ज़त करनी है, कोई भी ना ऊंचा है ना कोई नीचा है। तो ये भी है। और फिर वो जो ख़ानदान के नाराज़ फूफा और मामा हैं, जिनको जो इंतज़ार में थे कि शादी होगी तो बताएंगे, शादी होगी तो हम बदला लेंगे, हमें नाराज़ किया था, तो उनकी भी कुछ नहीं चलती है। वो अपना नाराज़ थोड़ा और नाराज़ हो जाएं और घर बैठे रहें। आप अपने ज़िंदगी के नए मरहले में कदम रख सकते हैं बिना उनके भी। तो अक्सर प्रेम विवाह जो होते हैं वो बड़े शालीन से और छोटे जिसे कहना चाहिए छोटे फंक्शंस होते हैं। अक्सर कोर्ट मैरिजेज़ होती हैं, जो कि सबसे अच्छी बात है कि अगर स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत कोर्ट मैरिज हो, जिसमें लड़की का भी भविष्य सुरक्षित रहता है और उसके सारे अधिकार सुरक्षित रहते हैं एक पत्नी के तौर पे। फिर वो जो खातिरदारी, खिदमत और तमाम तरह के लवाजमात हैं वो उनसे आपके घर वाले बच जाते हैं। उनको घर के ख़ानदान के युवाओं को खड़ा करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई पंडाल में तुम रहना और तुम खाना पीने का ध्यान रखना। तोहफ़े वोफ़े देने के जो वो सारे चोचले हैं, इम्प्रेस करने के झूठ मूठ, वो अपनी झूठी शान दिखाने के, चाहे वो कर्जा लेके हो, उससे भी बच जाते हैं। और तो और पति ये कभी आपसे नहीं कह सकता कि मुझे तो तुम पसंद भी नहीं थी, मैंने तो माँ बाप की मर्ज़ी के आगे सर झुकाया, मेरा तो दिल कहीं और था। यानी कि अगर वो किसी भी तरह की छूट या ढिलाई मांग रहा है तो इसके लिए उसके पास कोई नैतिक आधार नहीं होता। और आपको भी ये पता है और उन्हें भी ये पता है कि आप दोनों एक दूसरे की पसंद हैं। आपने ज़माने का सामना करके एक दूसरे को पाया है, तो उसकी जो कदर होती है वो अलग होती है। अ, मैं युवा लड़कियों से ख़ास कर ये बात कहूँगी कि शादी हर हाल में जुआ है। कामयाब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, चाहे वो लव मैरिज हो, चाहे वो अरेंज मैरिज हो। लेकिन उसकी प्रक्रिया से गुज़रने में जिस त्रासदी से आप गुज़रते हैं, जिस तरह की टूटन से, जिस तरह की ज़िल्लत से, जिस तरह के अपने आप को के ऑब्जेक्टिफिकेशन से आप गुज़रते हैं, वो इस प्रक्रिया में आप उससे ख़ुद को बचा सकते हैं। आपके घर वालों के आर्थिक सुरक्षा को भी आप बचा सकते हैं। तो शादी बहरहाल जुआ है, दोनों तरफ से कोशिश होगी तभी वो कामयाब होगी। और किसी भी हाल में कैसी भी कितना भी देख सुन के शिजरा मिला के कुंडली मिलाकर शादी की जाए, वो नाकाम हो सकती है।
लेकिन कभी कभी कुछ भी ना मिलाया जाए फिर भी मिजाज मिलते हों तो वो बिल्कुल 100% कामयाब हो सकती है। तो इस मामले में आप सिर्फ एक काम ये कर सकते हैं अपने पक्ष में कि आप प्रेम विवाह करें, होश के नाखून लें, अपने पिता को, अपने भाइयों को, उनसे एक संवाद पैदा करें, उन्हें बताएं और समाज में प्रेम विवाह के चलन को आगे बढ़ाएं। इससे समाज में बहुत सारी बेहतरी होगी। सबसे बड़ी बेहतरी होगी कि अमीर हो या गरीब हो, माँ बाप जो हैं वो बेटी के वालिदैन बनने से घबराएंगे नहीं। यानी कि बेटी का बाप होना, अपनी पगड़ी उतारना, पाँव छूना या दूसरों की मिन्नतें करना और उनके नखरे उठाना, ये नहीं होगा। बराबरी के रिश्ते होंगे और एक दूसरे का सम्मान होगा और इसी में देश की भी भलाई है, इसी में समाज की भी भलाई है। प्रेम विवाह को आगे बढ़ाइए, ये लड़कियों के हक में सबसे ज़्यादा है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।